अब अगला स्टैंडर्ड देखिएगा, अपना एक छोटा सा प्यारा सा स्टैंडर्ड है ऐसे 706, दैट इज emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और इसके साथ ही जो ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा emphasis ऑफ मैटर्स पैराग्राफ क्या होता है, अदर मैटर्स पैराग्राफ क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहली चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया था की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ ऐसे 701। की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ कौन से मैटर्स के रिस्पेक्ट में था, फाइनेंशियल मैटर्स के रिस्पेक्ट में था या नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के रिस्पेक्ट में था? सर दोनों के रिस्पेक्ट में था। इट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मैटर्स और इट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, दोनों के रिस्पेक्ट में था। और कौन सी बातें की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में आती थी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थी, क्या थी? मोस्ट सिग्निफिकेंट थी, ठीक है। अब देखिएगा कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट तो नहीं है यार, मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है मगर यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट तो नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट है, यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, यूजर को पता होना चाहिए, मगर मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उन मैटर्स को आप डाल सकते हो emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ में। emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ नॉर्मली फाइनेंशियल मैटर्स के लिए रहेगा और अदर मैटर्स पैराग्राफ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ फाइनेंशियल मैटर्स के लिए रहेगा और अदर मैटर्स पैराग्राफ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, वो तो केएम में चला जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है मगर यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, तो फाइनेंशियल मैटर है तो वो ईओएम में जाएगा, नॉन फाइनेंशियल है तो वो ओएम में जाएगा। अब इसको ब्रेकअप करके समझते हैं। emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ, तो देखिएगा emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ के कुल मिला के 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली चीज, वो जो मैटर होगा, emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात करें, emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये फाइनेंशियल मैटर है। क्या फाइनेंशियल मैटर है? यानी उस मैटर की बात की जा रही है जिसको ऑलरेडी प्रेजेंट या डिस्क्लोज किया जा चुका है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उस मैटर का जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया है, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, वो मैटर यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है, वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है और सिग्निफिकेंट है। द मैटर इज फंडामेंटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। तीसरी चीज, अब लॉजिकली सोच, क्या बोला कि ऑलरेडी किसी मैटर को प्रेजेंट किया गया है या डिस्क्लोज किया गया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है, तब ऑडिटर उस वैसे मैटर के बारे में ईओएम पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकता है। क्या कर सकता है? इंक्लूड कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है बॉस, कंडीशन ये है कि ऑडिटर ने उस मैटर के रिस्पेक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं दिया है। बिकॉज अगर मॉडिफिकेशन दे दिया फिर तो वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में चला गया, अब उसको ईओएम में बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कंडीशन कि ऑलरेडी उस मैटर को ऑडिटर ने की ऑडिट मैटर डिटरमाइन नहीं किया, क्योंकि अगर की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर दिया ऑडिटर ने, मतलब वो मोस्ट सिग्निफिकेंट था, ऑलरेडी केएम बन चुका है, तो अब दोबारा से उसको ईओएम में लाने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन नहीं चाहिए अपने को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है अपना ये देखो कि मॉडिफिकेशन तो इश्यू नहीं करना किसी मैटर के रिस्पेक्ट में। मॉडिफिकेशन इश्यू कर दिया तो मतलब वो बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में जाएगा, फिर वो केएम में भी नहीं जाएगा, ईओएम में भी नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज होता है कि यार ये देखो कि केएम तो नहीं बना दिया, अगर किसी मैटर को केएम बना दिया तो फिर केएम बना दिया तो छोड़ दो, फिर वो ईओएम में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो तीन चीजें हो गई। पहला, मैटर इज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, रेलिवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। तीसरा, द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन और नॉट डिटरमाइंड एज की ऑडिट मैटर। और चौथा, जब ऑडिटर किसी ऐसे मैटर को ईओएम पैरा में डिटरमाइन करेगा, ईओएम मानेगा, तो उसका रेफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मैटर कहां मिलेगा, उसका रेफरेंस भी ऑडिटर वहां पे देगा। ऑडिटर विल आल्सो गिव रेफरेंस ऑफ द फैक्ट कि भैया वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां मिलेगा। मान लो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, कंपनी ने ऑलरेडी अपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में फुटनोट में बता रखा है, बट ऑडिटर को लगा कि यार इसके बारे में ईओएम में भी बताना चाहिए, तो ईओएम पैराग्राफ में भी ऑडिटर रेफरेंस देगा कि कौन से फुटनोट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मैनेजमेंट ने बताया हुआ है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ईओएम पैराग्राफ, ठीक है ना। और एक चीज यहां पे और ऐड हो जाएगा कि अगर कोई मैटर अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न है तो वो मैटर भी रेलिवेंट है फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग, बट अगेन वो गोइंग कंसर्न के पैराग्राफ में चला जाएगा, बोल के वो ईओएम पैराग्राफ में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मेनली आपको इतना याद रखना है, बाकी रीड करने का कहानी है बस। उसके बाद जब ईओएम मैटर की ड्राफ्टिंग की बात करेंगे कि ईओएम मैटर का ड्राफ्टिंग कैसे होगा,
तो ईओएम मैटर का ड्राफ्टिंग भी इस प्रकार से होगा, विदाउट क्वालिफाइंग आवर ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो ऑफ द शेड्यूल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम अपने रिपोर्ट को क्वालिफाई कर नहीं रहे और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि वेयर द मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। उसके बाद अदर मैटर्स पैराग्राफ क्या होता है? अदर मैटर्स पैराग्राफ मतलब जहां पे हम नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सम नॉन फाइनेंशियल मैटर, समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट का ऑडिट कोई और कर रहा है, तो भाई कंपोनेंट का ऑडिट कोई और कर रहा है, दैट इज नॉट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, मैं अकेला ऑडिटर नहीं हूं, कंपनी ने जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट कर रखा है, देयर इज डिसएग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, तो यार नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अदर मैटर्स मतलब इट रेफर्स टू दोस मैटर्स दैट इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड कंडीशन अगेन इट इज रेलेवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, एंड थर्ड कंडीशन दोबारा से कि ऑडिटर ने उसे की ऑडिट मैटर इंक्लूड ना कर रखा हो, क्योंकि अगर ऑडिटर ने उस मैटर को की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल रखा है तो उसको ओएम में डालने की जरूरत नहीं है, या फिर लॉ प्रोहिबिट ना करता हो वैसे मैटर को, या फिर लॉ प्रोहिबिट ना करता हो वैसे मैटर को। यहां पे मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनेंशियल मैटर। तो ओएम पैरा का मतलब क्या हो गया? पहला कंडीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर्स अदर देन दोस प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, रेलेवेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। तीसरा, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड अगेन नॉट डिटरमाइंड एज अ की ऑडिट मैटर। ठीक है। और अगर ऑडिटर कभी भी ईओएम या फिर ओएम पैराग्राफ इंक्लूड करने के बारे में सोचता है तो उसको पहले प्रपोज्ड वर्डिंग्स ऑफ द कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना रहेगा, उसके बाद ही क्या करेगा वो ईओएम या ओएम पैराग्राफ इंक्लूड करेगा। तो एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर्स पैराग्राफ। पहले मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर केएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर ईओएम ओएम का कहानी आपको समझ में आ जाएगा।